हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे पॉलिटेक्निक के यूट्यूब स्टडी चैनल में। और यहां पर मैं आपको पॉलिटेक्निक का जो फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, सबसे टफ सब्जेक्ट मांगते हैं जिसको RAC, जो सब्जेक्ट है उसका नाम है RAC। तो ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में है। RAC का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये मैकेनिकल वालों के लिए भी पढ़ सकते हैं इसमें, और जो स्टूडेंट RAC से कर रहे हैं अपना पॉलिटेक्निक वो भी इसको पढ़ सकते हैं। ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और आगे भी हम फ्यूचर में एक सब्जेक्ट और भी है, हम ऐसे भी ही सारे धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट हम अपने चैनल पर लेने वाले हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कीजिए, और जो हमारा कंटेंट है वो हम आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि व्हाट इज़ द RAC। RAC का मीनिंग क्या होता है? RAC स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, रेफ्रिजरेशन से आप सभी लोग परिचित हैं कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। आजकल सभी के घरों में रेफ्रिजरेशन है ही, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और कैसे काम करता है। तो इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर RAC जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन तो है, वो इसी के बारे में हम पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है, सुन लीजिए पहले कि इट इज़ ए प्रोसेस टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम एनी सब्सटेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई सिस्टम है जिस सिस्टम में से हम अपने आप इसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको लोअर टेम्परेचर से टू हायर टेम्परेचर को भेजने की कोशिश करते हैं, भेजते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसको पढ़ लीजिए। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आपने थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा, जो लास्ट सेमेस्टर होगा आपका। थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से लॉ होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के ज़्यादातर कौन कौन से लॉ होते हैं सभी को पढ़ा है कि जीरोथ लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है और एक थर्ड लॉ होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एक्चुअली वैसे तो ये थर्मोडायनेमिक्स का ही सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे जो डिप्लोमा में है, जो वो फोर्थ सेमेस्टर में है, इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू BTE, उसी के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करने के बोला है कि RAC होता क्या है। तो ठीक है, हम पढ़ लेते हैं कि RAC मतलब जो रेफ्रिजरेशन है वो, और जो एयर कंडीशनिंग है जो AC होती है, जिनको शॉर्ट में AC बोलते हैं, तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा ही है, और एक सेकंड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि उसकी तो कोई, चलो इसके उस प्रिंसिपल पर काम नहीं करता है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में काम करता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या काम करता है? ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TD मतलब थर्मोडायनेमिक्स। सही है, तो इसके दो स्टेटमेंट होते हैं। एक पहला स्टेटमेंट होता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दूसरा होता है हमारा क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि केल्विन प्लांक क्या हो रहा है, आपका रिवाइजन हो जाएगा, और ये क्लासियस स्टेटमेंट क्या होता है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन होता है वो हमारे जो केल्विन प्लांक जो स्टेटमेंट है इस प्रिंसिपल पर काम करता है। सॉरी, केल्विन नहीं, क्लासियस स्टेटमेंट पे काम करता है। ठीक है, तो देखो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पे क्या है, इसको हम बता देते हैं कि देयर कैन बी नो हीट इंजन, मतलब देयर कैन बी नो हीट इंजन विच कैन बी ट्रांसफर अ मैकेनिकल वर्क विद ए सिंगल हीट रिजर्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में ऐसा कोई सा इंजन नहीं है कि जो एक सिंगल हीट रिजर्वायर से अपनी हीट को ट्रांसफ़र कम कर सके। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। और जो सेकंड स्टेटमेंट है क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट क्या है कि देयर कैन बी नो मैकेनिकल डिवाइस विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, या फिर फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी
विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। कहने का मतलब यह है कि ऐसी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मैकेनिकल या फिर यांत्रिक मशीन नहीं है कि जो हमारी एनर्जी को, जो हीट को कहाँ से, फ्रॉम लोअर टेम्परेचर से, मतलब कम तापमान से उच्च तापमान पर बिना किसी कार्य किए हुए स्थानांतरित कर सके। तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्लास स्टेटमेंट कहलाता है। तो मैं इन स्टेटमेंट, ये जो दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और जो स्टेटमेंट है हमारा ये वाला क्लास स्टेटमेंट, तो इसको बताने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है वो हमारा क्लास स्टेटमेंट पर काम करता है, इस वाले प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। और आगे हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखिए क्लास स्टेटमेंट क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर व्यू में बता देता हूं कि कैसे कैसे काम करता है हमारा जो रेफ्रिजरेशन होता है, ठीक है। तो पहले बात तो ये समझ लेते हैं कि होता क्या है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है हमारा, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का मतलब होता क्या है, ये पढ़ लीजिए, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में क्या है कि ये क्या है कि टू रिमूव हीट फ्रॉम एनी सब्सटेंस अंडर द कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। कि हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सिस्टम में से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना और उसको इन्वायरमेंट में भेज देना, वो क्या कहलाता है, हमारा रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब यही है कि जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर से क्या करते हैं हम कि हम अपनी हीट को, जो सिस्टम होता है, सिस्टम से हीट को भेजते हैं कहाँ पर, बाहर को, ठीक है। तो वो कहाँ पढ़ते हैं हम, रेफ्रिजरेशन में पढ़ते हैं। और एयर कंडीशनिंग में क्या है कि एयर कंडीशन में क्या है, एयर कंडीशन में भी सेम थिंग है, लेकिन हम यहाँ पर एयर कंडीशनिंग में भी यही काम करते हैं कि हम एयर कंडीशनिंग में भी हम यही काम करते हैं कि हम एक अपने आप को कंफर्ट जोन में जाने के लिए, कंफर्ट इन्वायरमेंट के लाने के लिए, कंफर्ट टेम्परेचर बनाने के लिए हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और भेज देते हैं सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। तो लेकिन हम इसमें तीन चीज़ें फैक्टर हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। एक तो हो गई ह्यूमिडिटी हो गई, दूसरा हो गया उसका टेम्परेचर, तीसरा हो गया उसकी प्योरिटी, और चौथा हो गया हमारा स्पीड भी कंसीडर कर लेते हैं कभी कभी, जो एयर की स्पीड होती है, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग में जो एसी काम करती है, देखो एसी और रेफ्रिजरेशन में मेनली ये डिफरेंस होता है कि रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, जो आजकल घरों में फ्रिज वगैरह होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, वो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है कि रेफ्रिजरेटर में हम ना तो किसी की, मतलब हमें प्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और ह्यूमिडिटी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें पढ़ लेते हैं उसमें, ठीक है, ना ही उसकी एयर स्पीड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा कोई रूम है या कोई कमरा है या कोई व्हीकल है, जैसे कार वगैरह में जो एसी लगी होती हैं, उसमें हमारी ये चीज़ें फैक्टर करते हैं, ह्यूमिडिटी और ये टेम्परेचर और प्योरिटी और एयर स्पीड। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं, और ये ज़्यादातर होती है 50%, ठीक है। टेम्परेचर हमारा जो ह्यूमन कंफर्ट होता है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है टेम्परेचर, तापमान। और प्योरिटी का मतलब ये होता है कि इसमें जो हमारी एसी से निकलने वाली जो हवा है या एयर है, उसमें कोई डस्ट के पार्टिकल तो नहीं है। अगर डस्ट के पार्टिकल होंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होंगे, ठीक है, वो हार्मफुल होंगे हमारे लिए। और एयर स्पीड भी, और उसकी जो एयर की, जो एसी की जो स्पीड होती है, उसको भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड से कर दें, बहुत ज़्यादा स्पीड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, आर्द्रता के 50% उसमें नमी होनी बहुत ज़रूरी होती है जो एसी होती है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो हमारी जो बॉडी है वो चिपचिपी हो जाएगी, और अगर इससे कम कर देंगे, बिल्कुल ड्राई कर देंगे, तो हमारी जो एयर है वो ज़्यादा सूखी हो जाएगी, तो उससे क्या है, वो फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। और आजकल रेफ्रिजरेशन क्या है, गर्मी का मौसम है, हर किसी के घर में या हर किसी के घर में एसी और रेफ्रिजरेशन है ही,
तो ये हमें जानना जरूरी होता है कि रेफ्रिजरेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है और एसी हमारी किस प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है, अभी आगे जाके हम इसको ओवर एक्सप्लेन करेंगे और क्या इसमें कौन कौन सी साइकिल होती हैं, कार्नोट साइकिल है या रिवर्स कार्नोट साइकिल है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, देखो अब यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एसी होता है, कभी जाते हैं हम मार्केट में गए हम कभी हमें रेफ्रिजरेटर खरीदना है, लेकिन हम कैसे उसको डिसाइड करेंगे कि अभी क्या उसका टन है, और एसी को कहते हैं ना कभी इतने टन की एसी है या इतने टन का रेफ्रिजरेटर है, इतना क्या, तो वो होता क्या है, इस चीज़ को बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि हम सपोज करो कि ये अकॉर्डिंग टू ISI, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि होता क्या है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन में, क्या जरूरत पड़ती है इसको, हम उसको रेटिंग कैसे करते हैं उसको रेफ्रिजरेटर को या एसी को। ठीक हो, तो हम किसके हिसाब से करते हैं, वो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन से करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे 1 टन मतलब कितना होता है, 1 टन इक्वल टू 1000 kg किलोग्राम। 1 टन जो आइस होता है, आइस मतलब बर्फ, इसको पिघलने में पिघलना मतलब 24 आवर्स में पिघलने में जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, TR या 1 टन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखो क्या होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्या होता है, देखो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको शॉर्ट में TR बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, और 1 TR का मतलब हो गया, ये 1 TR जो है, TR का मतलब हो गया कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये कितना हो गया, 1000 kg इन 24 आवर्स, 1000 kg इन 24 आवर्स। कहने का मतलब ये हो गया सॉरी ये गलत हो गया है कि 1 TR क्या होता है। 1 TR का मतलब तो होता ही है कि 1000 kg, लेकिन एक चीज़ और है, जो लेटेंट हीट होती है किसकी, आइस की, लेटेंट हीट ऑफ आइस मतलब उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा कितनी होती है उसकी, लेटेंट हीट ऑफ आइस, जो गुप्त ऊष्मा होती है, इसको यहां से करता हूं, देखो लेटेंट हीट ऑफ आइस मतलब बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 335 kg पर किलोग्राम। ठीक है, लेकिन हम किसके इसीलिए ले रहे हैं, 1 टन ऑफ आइस, 1 टन ऑफ आइस मतलब 1000 किलोग्राम। तो हमारा 1 TR मतलब ये जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है कि 1 टन जो आइस है उसको पिघलने में हमें कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, और उससे जो हमें जो ठंडक होगी, मतलब जो इफेक्ट होगा, जो एनवायरनमेंट का प्रोड्यूस होगा, वो क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो 1 TR कितना हो गया, ये हो गया, देखो 1 TR 335 इंटू 1000 किलो जूल, सॉरी ये यहाँ पर किलो जूल होता है, किलो जूल, किलोग्राम से ये किलोग्राम कर दे तो किलोग्राम की यूनिट खत्म, इन 24 आवर्स, इन 24 आवर्स में। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि 335 है इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, और इसको 24 आवर्स को 24 इंटू 60, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर मिनट। ठीक है, ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 में किलोवाट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 232.5 किलो जूल पर मिनट। तो 1 TR ये हो गया 1 TR। ठीक है, 1 TR प्रैक्टिकल की वैल्यू जो होती है हमारी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की, वो इतनी वैल्यू होती है 232.5 किलो जूल पर मिनट।
तो इसका मतलब होता है कि हम जैसे कि 1 टन की ऐसी है तो 1 टन मतलब वो इतना रेफ्रिजरेंट इतना कूल करेगी, ठीक है। और अगर इसे जनरली फॉर्म में हम जैसे प्रैक्टिकल में होते हैं तो इसको जनरली हम क्या ले लेते हैं 210 किलो जूल पर मिनट। जो हम अगर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो हम राउंड फिगर में ले लेते हैं कितना 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। और ये सभी आप मैकेनिकल के हैं, जो सारे स्टूडेंट हैं हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आगे हम और भी जो सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल के 3rd ईयर के और 2nd ईयर के हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाने वाले हैं और हम आगे अच्छा से अच्छा और आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई भी आपको कमी महसूस होती है या कोई भी आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं इसमें तो उसका फीडबैक भी हमें आप कमेंट बॉक्स में आके दे दीजिए, क्योंकि हम आगे फ्यूचर में उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं COP। अब देखो क्या होता है COP क्या होता है। COP का मतलब होता है COP टर्म COP। देखो हम क्या है थर्मोडायनेमिक्स में इंजन था हमारा, तो इंजन में हम क्या करते थे एफिशिएंसी कैलकुलेट किया करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है रेफ्रिजरेशन है, हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो हम उसकी इफिशिएंसी को हम किस फॉर्म में कंसीडर करते हैं COP। तो COP की फुल फॉर्म क्या होती है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको ये भी साथ साथ डिस्क्राइब कर दूंगा कि इंजन और ये रेफ्रिजरेटर और एक हीट पंप बोथ मतलब ऑल आर वर्किंग ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे ऊष्मा गति के द्वितीय नियम पर काम करते हैं, ठीक है। तो COP क्या होती है, चलो COP मैं अभी बता दूंगा होती क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर इसको COP एक साथ कंसीडर कर लेते हैं कि इफिशिएंसी COP हीट पंप के लिए और इंजन के लिए क्या होगा वो उससे और अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम कर लेते हैं इंजन। देखिए ये हमारा क्या है एक इंजन को ये लाइन डायग्राम है जो शो करेगा इसका टेम्परेचर कितना है T2, यहाँ से हमारी हीट आ रही है कितना Q2 और ये इंजन है हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन में क्या मिलता है हमें एक मैकेनिकल वर्क मिलता है, ठीक है। और यहाँ से हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है, इसका टेम्परेचर है T1, यहाँ से हमारी Q1 हीट रिजेक्ट हो रही है और हमारा W नेट है जो हमारा काम यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है टेम्परेचर है, ये हीट सोर्स है हमारा। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा होगा आपने कि दीज आर द जो T2 और T2 दीज आर द हीट रिजर्वायर, ठीक है। तो ये क्या है हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें हमारी जो Q2 है वो हीट हमारी एब्जॉर्ब कर रहा है हीट इंजन, और ये हमारी Q1 हीट हमारी हीट इंजन से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है एक वर्क मिल रहा है, वो क्या कहला रहा है हमारा मैकेनिकल वर्क। तो ये जो डायग्राम शो कर रहा है ये एक हीट इंजन को शो कर रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट डायग्राम नंबर आएंगे रेफ्रिजरेटर के लिए। ये रेफ्रिजरेटर करेगा आर डिनोटेड रेफ्रिजरेटर। लेकिन देखो एक चीज और है, मैंने इसमें अब ये देखो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट होगा, बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी T2 टेम्परेचर है और यहाँ पे भी Q1 है, ठीक है, ये T1 है। लेकिन यहाँ पर क्या है रेफ्रिजरेशन में हमें वर्क देना पड़ रहा है, हमारा WR इनको देना पड़ रहा है, यहाँ से हमें वर्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस स्टेटमेंट है वो यही तो कहता है कि देयर कैन बी नो मैकेनिकल डिवाइस, ऐसी कोई भी यांत्रिक युक्ति नहीं है जो कि कम तापमान से या मतलब कम तापमान से या कम तापमान मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को विदाउट काम मतलब विदाउट एनी वर्क किए हुए हम ट्रांसफ़र कर सकें, ऐसी कोई सी मशीन नहीं है, ठीक है। तो क्या है रेफ्रिजरेटर में क्या है भाई, एक इलेक्ट्रिसिटी क्या है हम उसको देते हैं ना, इनपुट में एक वर्क देना पड़ता है। घरों में क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चल जाए, उसमें हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो उसमें
क्या करते हैं हम, कुछ ना कुछ कार्य देना पड़ता है, ठीक है। और जो यहाँ पर T1 है, जो T1 है हमारा, रुक जाइए, इनके एरो के निशान थोड़े उल्टे हो गए हैं, ये यहाँ और ये भी, ये हो गया ऐसे Q1 और ये हमारा Q2। देखो तो जो T1 है हमारा, जो T1 जो टेम्परेचर है वो लेस देन है किससे, TA। वेयर TA क्या है हमारा, TA क्या है, ये हमारा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या फिर बोलेंगे हम सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर को शो करेगा, ये जो डायग्राम है रेफ्रिजरेटर को शो करेगा। और एक डायग्राम और है जो हीट पंप के लिए है, T2 हीट पंप, हीट पंप भी क्या है, इसमें भी हमें वर्क देना पड़ता है। अभी मैं बता दूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, इनमें तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, अंतर तो यही हो गया, देखो T1 है यहाँ पर, जो T1 है जो हम देखो ये क्या है, हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे Q1 को, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। रेफ्रिजरेटर में क्या है कि हम क्या, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा हमें कि वो यहाँ से वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, हम उस चीज़ को कंसीडर करेंगे। जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उसकी COP उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और ऐसे क्या है कि वो हीट इंजन में क्या है, ये Q2 है, ये Q2 है, वो कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर हमारा जो T2 होगा वो मतलब जो T2 होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, TA से। समझ में आया कि हमारा जो टेम्परेचर होगा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम इन तीन डायग्राम में। तो क्या है, हम हीट इंजन तो हम एक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट था जिसको हम नहीं पढ़ना है, हमें इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, पढ़ तो वैसे ये भी चुके हैं, लेकिन जो RAC है जो एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटेक्निक में 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उसमें एक सब्जेक्ट है RAC, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन। उसमें इन सभी के बारे में पढ़ता है कि रेफ्रिजरेशन कैसा होता है और AC हमारा कैसा है, सारी की सारी चीज़ें हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सुनिए, तो COP क्या है। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक पे कि COP होता क्या है और इफिशियंसी क्या होती है। देखो अब मैं इनकी इफिशियंसी निकाल लूं। ये डायग्राम हमें, चलो ठीक है, ये देखो इसकी इफिशियंसी यहाँ से मैं यहीं बता दे रहा हूँ आपको, इतनी जगह है हमारे पास। देखो क्या होती है इफिशियंसी। देखो इफिशियंसी निकालते हैं हम इंजन के केस में, ठीक है, और COP निकालेंगे हम किसके केस में, हीट पंप के और रेफ्रिजरेशन के केस में। COP की फुल फॉर्म होती है, मैंने बताया था अभी कि जब अभी बताऊंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम इफिशियंसी निकालते हैं पहले। इफिशियंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इफिशियंसी क्या होता है, देखो जनरली इफिशियंसी की डिफिनेशन क्या होती है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, कि हमें कितना इनपुट मिल रहा है। ये बेसिक डेफिनेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब कहीं भी चले जाओ इफिशियंसी की फुल फॉर्म, ये इफिशियंसी होता क्या है कि हम उसको कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना हमें उससे वर्क मिल रहा है या कितना उस पर हमें आउटपुट मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी क्या है, इनपुट लेना पड़ेगा। देखो हमें क्या इनपुट मिल रहा है, इनपुट और आउटपुट। ये वैसे इलेक्ट्रिकल में भी आप लोग सभी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है। तो इनपुट क्या है, ये हीट इंजन ही है, ये हमारा, ये हीट इंजन को डायग्राम, ये जो डायग्राम है हीट इंजन को शो कर रहा है कि इसमें Q2 हीट हमारी सप्लाई हो रही है और Q1 हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो आउटपुट हमारा ये है ना, तो W नेट, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो W नेट ले लो, यहाँ पर W नेट ले लेंगे। और हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, सप्लाई क्या कर रहे हैं हम, Q2, ये हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं Q2 और हमें मिल कर रहा है W नेट। और लेकिन कुछ ऐसे फ्रिक्शन वगैरह होता है, कुछ हीट रिजेक्शन हो जाता है, वो हमारा ये इन्वायरमेंट में चला जाता है, ये हमारा मतलब रिजेक्ट हो जाती है हीट हमारे इंजन से, ठीक है। समझ में आ गया। तो W नेट क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या होगी हमारे इंजन की, W नेट अपॉन Q2। अब सुन लीजिए W नेट कैसे निकालेंगे कि हमारा जो Q2 सप्लाई हो रही है और Q1 हमारा रिजेक्ट हो गया, तो हमारा W नेट निकल जाएगा और ये हमारे क्या हो गई Q2, सही है। तो हमारी जो इफिशियंसी आ जाएगी किसकी, इंजन की,
क्या हो जाएगी इसके डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस के Q1 अपॉन Q2। तो ये इफिशियंसी हो गई हमारी किसकी, इंजन की इफिशियंसी हो गई। ठीक है, 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। तो हम इससे डिफाइन कर देंगे कि हमारा जो इंजन है कितना ज़्यादा इफिशियंट है। इसके प्रिंसिपल हैं, ये बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, जैसे पेट्रोल साइकिल है, डीजल साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, ये उन पर वर्क करता है। डिफरेंट साइकिल की डिफरेंट इफिशियंसी है, उनको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, RAC मतलब रेफ्रिजरेशन पढ़ना है, और ये हीट पंप वगैरह के बारे में जानना है, और AC के बारे में जानना है। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे। ये तो समझ में आ गया ना आपके, ये मैंने आपको रिकॉल करा दिया है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, इसी के बारे में आप देखो। इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास। हाँ देखो, अब RAC में क्या है, मैं बता रहा था COP पढ़ना है हमें। COP क्या होता है, COP की फुल फॉर्म बता चुका हूं पहले भी एक बार कि इट इज अ रेस, मतलब इट इज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम COP। देखो COP की ये होता क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू द वर्क इनपुट। मतलब कहने का मतलब है, हमें भी यहां पर आउटपुट से मतलब है कि भाई ये क्या है, ये रेफ्रिजरेटर तो है, लेकिन हमारा क्या है इसमें, हम आउटपुट क्या है हमारा Q1, कि ये वाला जो Q1 है कि जितनी ज़्यादा ये हीट हमारी एब्जॉर्ब करेगा, उसकी COP हमारा जो रेफ्रिजरेटर होगा वो उतना ही अच्छा होगा। समझ में आ गई बात, कि और हमारा कम से कम इनपुट देना पड़े। ठीक है, ये वर्क क्या है, हमें ये इनपुट दे रहे हैं, तो जो COP क्या है, हम कह सकते हैं COP इट इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू द वर्क इनपुट। ठीक है, तो COP क्या है, ये अब COP क्या है, अभी देखो हम रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर के लिए हम यहां पर R लगा देंगे। सही है, R डिनोट टू रेफ्रिजरेटर, तो जो R जो है हमारा वो रेफ्रिजरेटर को डिनोट करेगा। तो देखो हीट एब्जॉर्ब क्या है, तो इसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है हमारी Q1, तो ले लो Q1 ले लो, और वर्क इनपुट क्या है हमारा WR। तो ये क्या है कि WR क्या है, WR वही चीज है भाई, हम कितना उसको इनपुट दे रहे हैं कि कितना वर्क आर मिल रहा है। तो वर्क आर में क्या है, क्या इसमें Q2 माइनस फिर हो जाएगी Q1, कि हमारी Q2 क्या कहते हैं मिल जाएगी इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या जाएगा, Q1 WR हो जाएगा हमारा क्या Q2, क्योंकि इनका दोनों का योग इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा इधर पहुंच जाएगा, तो जाएगा Q2 माइनस Q1। तो ये COP हो जाएगी किसकी, रेफ्रिजरेटर की। ये COP होगा हमारी रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, समझ में आ गया इतना। COP मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है कितना अच्छा है और कितना सही है। ठीक है, चलिए, और अब हम निकालते हैं हीट पंप। अब हीट पंप से क्या मतलब है हमारा, कि ये कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग में। ये जो हीट है, ये Q2 हमारा जो Q2 है, ये कितनी हीट हमारा बाहर को ज़्यादा ट्रांसफर कर रहा है। जितनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर करेगा ये उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, उतना ही ये अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर इसकी COP निकालेंगे। अब COP कैसे निकालेंगे, इसकी भी सेम है। अभी COP क्या है, तो ये क्या कहते हैं कि इसकी COP क्या होगी, इसकी COP होगी COP ऑफ हीट पंप। HP मतलब हीट पंप, तो इसका क्या हो जाएगा, हीट डिलीवर्ड टू द सिस्टम। कितनी हमारी हीट डिलीवर्ड कर रहा है वो, हीट डिलीवर्ड टू द सिस्टम। और क्या है हमारा वर्क इनपुट, ये वर्क इनपुट। समझ में आ गया कि हम कितनी ज़्यादा हीट उसको डिलीवर्ड कर रहे हैं। देखो हीट क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में मेनली ये डिफरेंस है। यहाँ पर हम Q1 को कंसीडर कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वो हीट किसी सिस्टम से एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा रेफ्रिजरेटर होगा। ठीक है, लेकिन क्या है Q2 कि वो कितनी ज़्यादा हीट डिलीवर करता है किसी सिस्टम को, वो क्या है हमारा हीट पंप।
तो क्या है देखो, तो कितनी हीट वो कर रहा है सिस्टम को, यहां पर लेंगे हम Q2 और वर्क इनपुट तो वही है क्या, Q2 माइनस Q1, ठीक है, Q2 माइनस Q1। तो ये क्या होगी हमारी COP हो गई, किसके लिए, हीट पंप के लिए। ये COP हो गई हमारी किसके लिए हो गई, ये हीट पंप के लिए हो गई। समझ में आ गया ना इतना। चलिए अब देखो इसमें क्या रिलेशन होता है। अब इनमें जो COP होती है किसकी, हीट पंप की, और जो COP होती है रेफ्रिजरेटर की, इनमें एक रिलेशन भी होता है, उसको भी समझ लीजिए क्या रिलेशन होता है। अब ये मैं डायग्राम मिटा दे रहा हूं। समझ में आ रहा है आपका। अगर आपको थोड़ी सी भी या फिर कुछ भी थोड़ी कमी दिखाई दे तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, हम आगने वाले लेक्चर में उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या रिलेशन होता है इसमें, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रिलेशन बिटवीन, क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। क्या चलो में देखो, तो जो COP होती है किसकी, हीट पंप की, वो क्या होती है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, ये उसमें रिलेशन होता है। अब देखो कैसे होता है, आगे हम इसको बता दे रहे हैं कैसे उसको हो सकता है। देखो ले लो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की ले लो, कितना होती है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 कर दो, उसके अंदर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, ले आओ Q1 Q2 माइनस Q1 और प्लस 1 और ऐड कर दो, इसको आगे सॉल्व कर लो, Q1 प्लस ये उधर उठा के चल जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। देखो Q1 से Q1 कट गया, क्या बचा Q2 क्या है हमारा, क्या बचा यहां पर, देखो आ रहा है यहां पर, नहीं आ रहा ना, चलो मैं इसको बता रहा हूं, बचा क्या हमारा यहां पर, यहां से जाते हैं हम यहां पर, क्या बचा यहां पर, देखो Q2 बचा और बटे में कितना बचा, Q2 माइनस Q1। और ये जो किसकी है एफिशिएंसी, ये देखो ये आ गई हीट पंप, आ गई ना, आ गई एफिशिएंसी, COP ऑफ हीट पंप Q2 माइनस Q1। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है किसमें, COP और COP ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशन होता है, वो ये रिलेशन होता है कि हम जो रेफ्रिजरेटर की जो COP होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें हीट पंप की COP मिल जाती है, ठीक है। और चलिए ये आज के लिए ही इतना ही है, और हम आगे आपको और भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें आपको कोई और दिक्कत हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो लगे कि हाँ अभी मैं कोई टॉपिक नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब के चैनल से जिसका नाम है पॉलिटेक्निक स्टडी, और हम आगे जो सब्जेक्ट है पिनोमेटिक और हाइड्रोलिक मशीन, ये भी हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी क्लास भी बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।